नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के डिमांड पर क्लास 12 का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय का मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव टाइप के सॉल्यूशंस हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो मॉडल पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया गया था, जिसमें आप लोगों को कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए गए थे। इसके साथ ही दोस्तों, सब्जेक्टिव टाइप वाला जो मॉडल पेपर है उसका पार्ट ए यानी खंड अ का जो है आप लोग का सॉल्यूशन कंप्लीट करवाया गया था, और उसके साथ कई इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए गए थे जो कि आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर है उसका नेक्स्ट सेक्शन का, ठीक है, और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे बिल्कुल ही आसान और स्पष्ट भाषा में, ताकि आप लोग को एग्जाम में रटने की आवश्यकता ना पड़े, आप लोग समझ के अपने आंसर्स को लिख सके। दोस्तों, अगर इस चैनल में आप लोग समझने के लिए आए हैं तो प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। दोस्तों, इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पिछले साल के आप लोग अपने सीनियर्स से पूछिएगा, इस चैनल के थ्रू से पढ़कर जो है उन्होंने इकोनॉमिक्स में 90+ स्कोर किया हुआ है। तो आप लोग जो है डिटेल के साथ इस वीडियो के साथ बने रहे, और प्लीज लाइक कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूले, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और इसके बाद दोस्तों, आप लोग का धुआंधार जो है तैयारी होने वाला है, लाइव क्लासेस जो है कंटिन्यू होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर का खंड ब का कंप्लीट सॉल्यूशन, वो भी डिटेल के साथ। दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं कि आप लोग को जो है 7 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से केवल आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने, और हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, यानी आपका टोटल जो हो रहा है दोस्तों यहाँ पे 15 अंक हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, पिछले साल के एक्सपीरियंस के आधार पे जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे दोस्तों, वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को इस सेक्शन का तैयारी जो है 3 मार्क्स के साथ 5 मार्क्स के लिए भी तैयारी करना है, ताकि ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में पूछ दिए जाए तो आप लोग का एग्जाम में ना छूटे। तो उस लेवल का हम लोग इसमें तैयारी करने वाले हैं। आप लोग जो है प्लीज पेन एंड पेपर के साथ बैठिए, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखाते जा रहा हूं उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि इस बार जो है आप लोग का केवल एक ही मॉडल पेपर जारी किया गया है, और इसे हम लोग को कॉन्सेप्ट वाइज जो है इस हिसाब से तैयारी भी अच्छे से करनी है। तो प्लीज आप लोग जो पेन एंड पेपर के साथ बैठिए, एक एक चीज को डिटेल के साथ नोट करते चलिए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि आप लोग का खंड ब से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ गुड्स। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोग का 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। यहाँ पे आपका सेक्शन बी में दिया गया, यानी 3 मार्क्स के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग का 5 मार्क्स में भी कई बार पूछा गया। तो उस हिसाब से जो हम लोग तैयारी करेंगे, अभी एक एक चीज को आप लोग को डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये आंसर जो है आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा, ताकि हिंदी मीडियम वाले के साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी सहूलियत हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमको समझना है कि मांग यानी डिमांड क्या है। तो मांग का नियम क्या बताता है दोस्तों? मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि मांग का नियम जो है किसी वस्तु की कीमत तथा इसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, ये जो है प्राइस और क्वांटिटी के बीच जो है इनवर्स रिलेशनशिप को जो है आप लोग को बताता है, और इसका अर्थ यह है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, किसी वस्तु का कीमत जो है अगर प्राइस बढ़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर क्या होता है आपका, अगर प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो आपका क्वांटिटी जो है लोग क्या करेंगे, कम परचेस करेंगे, तो क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर प्राइस को कम कर दिया जाएगा, कीमत को कम कर दिया जाएगा, तो क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के बीच को क्या बताता है, विपरीत संबंध को बताता है। तो दोस्तों, इसके साथ आप लोग को यह समझना है कि इसको जो है कुछ कुछ फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करता है, आपका प्रभावित करता है। वो फैक्टर क्या है, ऑलरेडी जो है मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोग को बताया हुआ है। तो यहां पे जो हम लोग केवल पॉइंट्स पर बात करेंगे, ताकि आप लोग का समय जो है ज्यादा व्यतीत ना हो। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला आपने अभी पढ़ा कि सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या रहता है दोस्तों, प्राइस का, कीमत का। ठीक है, तो कीमत किसी वस्तु की मांग को काफी हद तक निर्धारित करती है। जब किसी उत्पाद की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदना पसंद करता है, और जब किसी उत्पाद की कीमत कम अधिक होती है तो वे कम मात्रा में उत्पाद को खरीदते हैं। ठीक है, कीमत अगर कम होगा तो ज्यादा हम सामान खरीदेंगे, कीमत बढ़ जाएगा तो हम सामान को खरीदना कम कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहला कारक है। ठीक है, मांग को प्रभावित करने वाला सबसे पहला फैक्टर क्या है, कीमत, प्राइस है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देख सकते हैं यहां पे दूसरा है आय यानी इनकम। ठीक है,
क्या लिखा गया है? उपभोक्ता की आय क्रय शक्ति को निर्णय करती है, जो बदले में उत्पाद की मांग को प्रभावित करता है। आय में वृद्धि से वस्तु की मांग में वृद्धि होगी और आय में गिरावट से वस्तु की मांग में गिरावट होगी। आपने देखा था दोस्तों कि लोगों को जो है कोविड के सिचुएशन में क्या हुआ था कि कोविड की सिचुएशन में लोगों के हाथ से रोजगार चले गए थे, यानी वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे थे। और इनकम जनरेट नहीं होगा दोस्तों तो वो जो है जो जरूरत के सामान है उसको छोड़कर जो अन्य उपभोग वाली वस्तुएं हैं उसको वो खरीदने में असमर्थ हो रहे थे। ठीक है, इससे जो है आपको पता चलता है अगर लोगों के पास इनकम होगा तो वो सामान ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हैं। वहीं दोस्तों लोगों का इनकम अगर कम हो जाएगा तो जो सामान है वो खरीदना कम कर देंगे। ठीक है, तो यानी आपका आय भी जो है काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। उसके बाद दोस्तों आगे के पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं स्थानापन्न वस्तु की कीमतें। यदि स्थानापन्न वस्तु की कीमत पर उपलब्ध हो तो लोग महंगी वस्तु की तुलना में सस्ती वस्तु की मांग करेंगे। उदाहरण के लिए चीनी की कीमत बढ़ती है तो लोग क्या खरीदते हैं? गुड़ के द्वारा अपना काम को पूरा करते हैं। ठीक है, जब चीनी का दाम बढ़ जाता है दोस्तों तो ये देख सकते हैं दोनों ही मिठास देने का काम करता है, दोनों ही स्थानापन्न वस्तु है। ठीक है, अगर चीनी का दाम बढ़ जाएगा तो लोग जो है गुड़ से काम चलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है स्थानापन्न वस्तु की कीमतें। उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं पूरक वस्तु की कीमतें। आखिर ये पूरक वस्तु क्या होता है? एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन अन्य वस्तु की मांग को भी प्रभावित करेगा। जैसे आप जानते हैं क्या होता है कि अगर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ जाएगा दोस्तों तो लोग जो है कार का यूज जो है करना क्या करेंगे? कम करेंगे। वही कम हो जाएगा तो लोग अपना जो है ज्यादा से ज्यादा वो यूज कर सकते हैं, अपना उपभोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज का कम होना ज्यादा होना दूसरे चीज पर भी प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि कार का संबंध किससे है? ईंधन से, पेट्रोल डीजल से है। ठीक है, अगर ईंधन की कीमत बढ़ेगी तो कारों की मांग जो है गिर जाएगी। ठीक है, लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना पसंद करेंगे, कार बाइक्स वगैरह खरीदना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक चीज का दाम बढ़ने से दूसरे चीज का मांग में भी हम लोग को परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को जानना है। पूरक वस्तु ये क्या होता है? पूरक वस्तु है। ठीक है, अब दूसरा आगे देख लेते हैं क्या है? उत्पाद की प्रकृति। तो उत्पाद की प्रकृति क्या है? यदि वस्तु एक आवश्यकता है, यदि कोई वस्तु एक आवश्यकता है और उसका उपभोग जो है अपरिहार्य है तो इसकी मांग में जो है समान मूल्य के बावजूद जो है बनी रहेगी। उदाहरण के लिए रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली दवा। ठीक है, तो ये जो है कंटिन्यूअसली क्या रहेगा बना रहेगा। ठीक है, उसका प्रकृति पर ठीक है बना रहेगा। उसके बाद दोस्तों छठा नंबर पॉइंट देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग को सभी पॉइंट्स नहीं लिखना है, इसमें से केवल अगर आप 4 पॉइंट भी लिखते हैं तो भी आपका एग्जाम में 3 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन आप लोग को जो इजी पॉइंट लग रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आप लोग को बता दे रहा हूं, जो जो पॉइंट आपको इजी लग रहा है उसको आप लोग रिमेंबर कर लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में लिख के आ सके। ठीक है, तो आप लोग को 10 पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग जो है उस 10 पॉइंट में से 5 पॉइंट को याद कर लीजिएगा और तो आप लोग को 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें से 4 भी पॉइंट लिखिएगा तो 3 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप लोग का 5 मार्क्स में आ रहा है तो 6 से 7 पॉइंट लिखिएगा तो भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 अंक के लिए आप लोग को सभी पॉइंट्स में बता दे रहा हूं, जो इजी लगेगा आप लोग उसको लिखिएगा। उसके बाद जनसंख्या का आकार भी जो है काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा वस्तु की मांग उतनी अधिक होगी और जनसंख्या का आकार जितना छोटा होगा वस्तु की मांग उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, देखिएगा जो बिजनेसमैन है वो लोग किसी भी जगह जहां पे कम जो है लोगों की आबादी होती है वहां दुकान देखने को आप लोग को नहीं मिलेगा। ज्यादा दुकानें आपको कहां देखने को मिलेगी दोस्तों? जो थोड़ा शहरी टाइप के होंगे, क्योंकि वहां लोगों की घनी आबादी होती है, लोग ज्यादा डेंसली जो आप लोग का पॉपुलेशन वाला जो है जगह देखने को मिलता है, जहां लोगों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहीं पे आप लोग को दुकान देखने को मिलता है। तो आप लोग को पता चलता है इससे कि मार्केट वहां पे ओपन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि लोगों की जनसंख्या ज्यादा है तो लोग वहां पे खरीद बिक्री ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या का आकार भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर पॉइंट, भविष्य की कीमतों के बारे में उम्मीदें। ठीक है, अगर उपभोक्ता भविष्य की कीमतों के बारे में कीमतों में गिरावट की उम्मीद करता है तो वो जो है मौजूद कीमत को पर कम खरीदेगा। ठीक है, उसको लगता है कि आगे प्राइस बढ़ेगा तो उस हिसाब से अपना डिसीजन लेगा। उसके बाद दोस्तों काफी ज्यादा अभी के टाइम के लिए ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, विज्ञापन बिक्री संवर्धन योजना प्रभावी बिक्री कौशल उपभोक्ताओं की प्राथमिक बदल जाती है और यदि उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए सौंदर्य प्रसाधन, टूथब्रश आदि। दोस्तों अभी के टाइम में आप जानते हैं घर घर में अभी टीवी है।
ठीक है, मोबाइल के माध्यम से भी आप लोग, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जो है आप कई वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, जिससे आप लोग डायरेक्ट जो है कनेक्ट होके बहुत सारे चीजों का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। अगर आपको वो एडवर्टाइजमेंट पसंद लग जाती है तो जिस चीज का आप उपभोग कर रहे थे आपको लगेगा कि अगर जो एडवर्टाइज में देखें, चलो इसे हम लोग एक बार उपभोग करके देख लेते हैं, इससे फायदा मिलता है या नहीं। अगर आपको अच्छा लग जाता है तो आप उस चीज का उपभोग करना शुरू कर देंगे। यानी विज्ञापन लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। अगर सिनेमा में कोई जो है हीरो अगर जिस ड्रेस को पहन लेता है वो ज्यादा प्रचलन में आ जाता है तो उस चीज को लोग जो है ज्यादा उपभोग करना शुरू कर देते हैं। उसी चीज को जो है पूजा में, कोई पूजा हो, ईद हो, दिवाली हो, उस समय में उसी चीज का जो है डिमांड करने लगता है कि वो सलमान खान ने वैसा ड्रेस पहना या अजय देवगन ने पहना या हमारे देश के आर्मी जो है उस चीज का यूज करते हैं, तो हम लोग भी जो है आगे चल के इंडियन आर्मी जाएंगे, आर्मी ज्वाइन करेंगे या पुलिस फोर्स ज्वाइन करेंगे। तो उस हिसाब से आप लोग जो है अपना सोच को ले जाते हैं, अपना तैयारी भी उस तरह से करते हैं और उसी तरह से पहनावा भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें बताइएगा कि आप लोग का हॉबीज क्या है, आप लोग आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, एम्बिशन क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जो पॉइंट है दोस्तों वो देख सकते हैं, स्वाद, आदतें और फैशन। स्वाद, आदतें और फैशन, उपभोक्ता की फैशन और आदतें जो है किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। दोस्तों अभी आप लोग झारखंड में हैं, तो झारखंड में है तो आप लोग का खान पान, रहन सहन आप लोग का झारखंडी स्टाइल में है। ठीक है, लेकिन यही अगर आप अदर स्टेट जाइएगा तो उस हिसाब से आपका खान पान और वहां का रहन सहन होगा, आप उसमें ढल जाइएगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो है स्वाद, आदतें, फैशन, उसमें प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग का रुचि में वहां पे चेंजेस देखने को मिलेगा। आप लोग साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन का खाना तो जानते हैं, हम लोग यहाँ पे जो है दाल चावल जो है माड़ भात खाना पसंद करते हैं, लेकिन वही अगर साउथ इंडिया चल जाएगा तो इडली वगैरह जो है, इडली सांभर वगैरह आप लोग को देखने को मिलता है। तो हर जगह का अलग अलग प्लेसेस के आधार पे जो है उपभोक्ता का फैशन, स्वाद और आदत में चेंजेस देखने को मिलता है, जिस जो भी क्या करते हैं ये डिमांड को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अब 10 नंबर वाला पॉइंट जो है दोस्तों, कुछ अन्य कारक भी है जिसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसको आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। क्या क्या अन्य कारक हैं? जलवायु की स्थिति, जैसा वहां का क्लाइमेट होगा उस हिसाब से लोग वहां के खान पान, रहन सहन देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए ठंड प्रदेश है जहां की जलवायु ठंडी है, ठीक है, वहां के लोग जो है ठंडे चीजों को खाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, वहां कोल्ड ड्रिंक्स का जो है सेलिंग नहीं होगा, वहां पे लोग ज्यादातर पेय पदार्थ यानी कॉफी, चाय वगैरह ज्यादा खाना पसंद करेंगे। उसके बाद प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, अगर हम लोग का टेक्नोलॉजी में चेंजेस आता है तो उस हिसाब से लोग उस चीज का उपभोग करना चाहेंगे। उसके बाद सरकार की नीति, अगर गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करती है अपने पॉलिसीज में तो उस हिसाब से लोग अपना डिसीजन लेते हैं। रीति रिवाज और परंपराएं, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि आप एक जगह पे है, आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो उस हिसाब से आप अपने आप को ढलना पसंद करेंगे क्योंकि आपको उसी सोसाइटी में रहना है। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा मांग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये था आप लोग के लिए 10 पॉइंट। आप लोग को जो 10 पॉइंट में से जो 7-8 पॉइंट अच्छा लगा होगा उसको लिख के आप लोग, रटना नहीं है, समझ के आप लोग लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और आप लोग नोट करते जाइएगा। अगर वीडियोस पे अच्छा आप लोग का कमेंट्स आता है, लाइक आता है, तो ये जो है आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लोग को ये पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। इस चैनल के थ्रू से आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। बस आप लोग जो है प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। बहुत जो है मेहनत किया जाता है इस चैनल के पीछे, लेकिन उतना अभी सक्सेस नहीं किया जा रहा है, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपना प्यार दिखाइएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया था, अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, प्राइस जो है काफी ज्यादा अफेक्ट करता है डिमांड को। दूसरा मैंने क्या बताया, इनकम का इंक्रीज होना है, डिक्रीज होना, ये भी डिमांड को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद दोस्तों आगे जो मैंने पॉइंट बताया, क्या बताया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, जो प्राइस होता है सब्स्टिट्यूट गुड का वो भी ज्यादा जो है आप लोग को चेंजेस होने पर आप लोग को डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है, देखने को मिलता है। प्राइस ऑफ जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, मैंने अभी बताया आप लोग का कि अगर कार वाला एग्जांपल, कार और फ्यूल के बारे में, कि जैसे ही पेट्रोल और डीजल का जो है दाम बढ़ जाएगा तो लोग जो है गाड़ी खरीदना कम कर देंगे। ठीक है, डिमांड उसका जो है सेलिंग में वो कम देखने को मिलेगा, उसकी मांग में जो है कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। एक चीज का जो है मांग में उतार चढ़ाव देखने से, कीमत में उतार चढ़ाव देखने से दूसरे चीज की मांग में जो है प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने बताया क्या, नेचर ऑफ प्रोडक्ट का कैसा नेचर है, ये भी काफी ज्यादा डिमांड को अफेक्ट करता है। उसके बाद दोस्तों आगे देख सकते हैं 6 नंबर पॉइंट पे क्या लिखा गया है, साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन का जो है कैसा जगह है, उस जगह पे
डिमांड जो है सिचुएशन के हिसाब से अफेक्ट करता है वहाँ का, ठीक है। उसके बाद जो 7th नंबर पॉइंट मैंने बताया था, यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट में क्या बताया था, फ्यूचर प्राइसेस जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। एडवर्टाइजमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझा दिया। एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है मोटिवेट करता है किस और जाना है, तो उस हिसाब से लोग जो है अपना डिमांड में चेंजेस देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड को अफेक्ट करता है। 9 नंबर पॉइंट क्या बताया दोस्तों, टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन, ठीक है। ये भी जो है अगर समय और स्थान की जगह में चेंज होगा तो ये भी डिमांड को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। और लास्ट जो है पॉइंट्स मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जिसको आप अपने ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अदर फैक्टर क्या हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकता है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। ये जो है अदर पॉइंट्स में मैंने बता दिया। दोस्तों जरूरी नहीं कि आपको 10 का 10 ही पॉइंट्स याद करना है। ये पॉइंट्स जो है अगर आप लोग ग्रेजुएशन जाते हैं, ग्रेजुएशन में अगर आप लोग ऑनर्स लेते हैं इकोनॉमिक्स, तो उसमें आप लोग 10 पॉइंट लिखना पड़ता है। अभी आप लोग 12th पे है तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसमें से 6-7 पॉइंट जो अगर याद कर लेते हैं तो उसमें भी आपको 5 अंक मिल जाएगा। 3 अंक वाले में पूछा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, उसमें भी आपको 3 अंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं आसान भाषा में। दोस्तों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है और मैंने इसके बारे में ऑलरेडी अपने कई वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को डिफरेंशिएट जब भी करने बोला जाएगा तो आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट है और ये क्वेश्चन आप लोग को कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो उस हिसाब से आप लोग को लिखना है। अगर आप लोग दोस्तों डायरेक्ट इस तरह से लिख दीजिएगा, इधर अल्पकालीन उत्पादन फलन, इधर दीर्घकालीन उत्पादन फलन और अंतर कर दीजिएगा स्पष्ट, तो यहां पे आप लोगों को फुल मार्क्स नहीं मिलता। अभी जो नया एग्जाम का पैटर्न हुआ है दोस्तों, चाहे वो सीबीएसई हो बोर्ड हो या अदर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, आप लोग को इस पैटर्न में ही लिखना है। सबसे पहला जो कॉलम होता है वो होता है अंतर का आधार, ठीक है। दूसरा में दोनों का डिफरेंशिएट करते हैं। इंग्लिश में भी आंसर बताया जाएगा आप लोग को, पहले हम लोग हिंदी में इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो अंतर का आधार होता है, जो दोनों के बीच अंतर किया जाता है उसका अर्थ यानी मीनिंग जो है उसमें अंतर करना पड़ता है। इन दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अल्पकालीन, क्या है, अल्पकालीन। तो इससे पता चलता है ये जो होगा इसका क्या होगा, यह थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए यानी थोड़े समय के लिए किसी वस्तु के इनपुट और आउटपुट के बीच कार्यात्मक संबंध को परिभाषित करता है। दूसरा यहाँ पे दीर्घकालीन से समझ में आ रहा है, दीर्घकालीन यानी लंबी अवधि के लिए, कितना अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए किसी वस्तु के इनपुट और आउटपुट के बीच कार्यात्मक संबंध को परिभाषित करता है। आखिर इसका और भी कुछ नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है, तो इसको हम लोग दूसरा क्या पॉइंट बना के लिख देंगे, रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसे जो है और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे परिवर्तनीय अनुपात के प्रकार के उत्पादन फलन के रूप में भी जाना जाता है। और इसे जो है दीर्घकालीन को किस में जाना जाता है, इसे निश्चित अनुपात, किसे, इसे जो है निश्चित अनुपात के प्रकार के उत्पादन फलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है, दीर्घकाल को, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको क्या बोले अभी, इसको परिवर्तनीय अनुपात के प्रकार के उत्पादन फलन के रूप में जाना जाता है और इसको निश्चित अनुपात प्रकार के उत्पादन फलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। एकदम आप लोग जो है हड़बड़ाना नहीं है, जो लिखते हैं उसी से जो है यहाँ पे अंतर का आधार को बना दिया गया है, ठीक है, कहीं अलग से नहीं बनाया गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम बनाने वाले अगला पॉइंट वो है पूंजी और श्रम अनुपात, ठीक है। तो पूंजी और श्रम अनुपात यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट पे क्या लिखेंगे, इसमें उत्पादन में परिवर्तन के साथ पूंजी श्रम अनुपात में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इसमें आउटपुट में बदलाव के साथ जो है, यहां पे देखिए, इसमें उत्पादन में परिवर्तन के साथ जो है पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन होता है और इसमें केवल देख सकते हैं यहां पे आउटपुट में बदलाव के साथ पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन नहीं बदलता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। इसमें जो है इसके रिगार्डिंग क्या कानून बना हुआ, क्या लॉ है, इसका रूल क्या है, तो संबंधित कानून, इस एक कारक के प्रतिफल का नियम इस फलन के लिए लागू होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके लिए जो है याद रखिएगा, पैमाने के प्रतिफल का नियम इस फलन के लिए लागू होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। ये अगर 4 पॉइंट भी लिखते हैं तो 3 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग को तैयारी करके जाना है 5 अंक के लिए भी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग आंसर को देखेंगे। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या लिखेंगे,
वक्र, क्या लिखेंगे, वक्र यानी कर्व, ठीक है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन का वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है, जबकि दीर्घकालीन जो है उत्पादन फलन देख सकते हैं, लंबे समय तक चलने वाले उत्पादन फलन का वक्र जो है ऊपर की ओर ढलान वाला होता है, जो कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया। अगला पॉइंट जो है लिखेंगे क्या, निश्चित और परिवर्तनीय कारक। यह पूंजी को स्थिर कारक और श्रम परिवर्तनशील कारक माना जाता है। यहां लिखेंगे हम लोग दीर्घकाल में, यहां उत्पादन के सभी कारक जो है परिवर्तनशील कारक है, ठीक है। इसमें सभी जो है परिवर्तनशील कारक होता है, और इसमें देखिए क्या है, इस पूंजी को स्थिर कारक और श्रम को परिवर्तनशील कारक माना जाता है, और जबकि इसमें उत्पादन के सभी कारक को ही क्या मान लिया जाता है, परिवर्तनशील कारक माना जाता है। आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको उत्पादन का पैमाना, ठीक है। तो उत्पादन के पैमाने के बारे में देखिए, दोनों में उत्पादन का पैमाना का डिस्कस किया, तो अगला पॉइंट बन गया आपका उत्पादन का पैमाना। तो अल्पकाल में उत्पादन के पैमाने में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि दोस्तों उत्पादन का पैमाना हमेशा आउटपुट में, यहाँ आउटपुट के साथ क्या होता है, बदलता है। यहाँ पे अगला पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा। टोटल 8 पॉइंट आप लोग को बता रहे हैं, जिसमें आप लोग 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आप लोग 4 पॉइंट लिखिएगा। अगर आप लोग का 5 मार्क्स में पूछा जाए तो 6 से 7 पॉइंट अगर लिखिएगा या 8 पॉइंट लिखिएगा तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आप लोग को प्रिपेयर होकर जाना है कि क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे, 3 मार्क्स में पूछे, 5 मार्क्स में पूछे, आप लोगों को सभी फॉर्मेट में मैं बता दे रहा हूं, जिससे आप लोगों का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो पॉइंट बना बना के बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ देगा, इसलिए मैं जो है यहाँ पे पॉइंट्स बना बना के बता दे रहा हूं कि कौन किससे क्या रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे, फार्मों का प्रवेश और निकास। तो इसमें फार्मों का प्रवेश करने और बंद करने के लिए बाधाएं हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल सकती है। और इसमें जो है दोस्तों फार्मों का बाजार में प्रवेश करने और बाहर निकालने के लिए क्या है, स्वतंत्र फ्री है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों कई बार आप लोग का यही पॉइंट्स घुमा घुमा के ऑब्जेक्टिव में भी डाल दिया जाता है। तो इसलिए मैं समझ रहा था कि जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं, कोई भी पॉइंट्स में समझौता हम नहीं कर सकते थे, इसलिए जितना 8 का 8 पॉइंट जो था मैं आप लोग को बता दिया, ताकि आप लोग एग्जाम में ना छोड़ के आए, ठीक है। और भी कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, आप लोग का हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोग का सॉल्यूशन दिया जाएगा। मेरा जो है इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाके आप लोग डायरेक्ट हमसे मैसेज करके कंटेंट में बात कर सकते हैं, या आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग के प्रॉब्लम को देखकर उसके रिगार्डिंग वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों ये था हिंदी में, अब हम लोग इंग्लिश में भी इसका आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखिएगा, जो यहाँ पे अंतर का आधार था उसे लिखना है बेसिस ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन। ऑलरेडी आप लोगों को मीनिंग पता चल गया होगा, ठीक है। इट डिफाइंस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। शॉर्ट रन से समझ में आ गया कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। और यहाँ पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन में क्या लिखा गया, इट डिफाइंस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इजी है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज फिक्स प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी मैंने बताया पूंजी श्रम अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल लेबर रेशियो। इट इज द कैपिटल लेबर रेशियो चेंजेस विथ चेंज इन आउटपुट, और इट इज द कैपिटल लेबर रेशियो डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन आउटपुट। इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। रिलेटेड लॉ क्या है दोस्तों, द लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर इज अप्लाइड फॉर दिस फंक्शन। और यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा बताएं, द लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। और जबकि यहाँ द लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल, याद रहेगा, याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रिलेटेड लॉ है शॉर्ट रन प्रोडक्शन के लिए, तो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो याद रखिएगा कि ये जो लॉ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर होगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल। अगर लॉन्ग रन प्रोडक्शन पूछा जाएगा तो लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल, अगर शॉर्ट रन पूछा जाएगा तो लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, कर्व। द कर्व ऑफ द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड हियर देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, द कर्व ऑफ द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। वेरिएबल एंड वेरिएबल फैक्टर्स, हियर द कैपिटल इज अज्यूम दैट फिक्स कैप फैक्टर एंड लेबर एज अ वेरिएबल फैक्टर, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं।
हियर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पे सबको वेरिएबल फैक्टर माना जाता है किसमें, लॉन्ग रन प्रोडक्शन में। अब स्केल ऑफ प्रोडक्शन का बात करें तो देयर इज नो चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन। हियर द स्केल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज चेंज विथ अ चेंज इन आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, एंटिटी एंड एग्जिट ऑफ फार्म्स, देयर आर बैरियर्स टू अ फार्म टू इंटर एंड टू शट डाउन बट कैंट एग्जिट। ठीक है, अब कैंट का मतलब हो गया कैन नॉट यहाँ पे। ठीक है, छूट गया था अपस्ट्रॉफ, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन दिस फार्म्स आर फ्री टू इंटर एंड एग्जिट द मार्केट। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, इससे भी ऑब्जेक्टिव बना के पूछ दिया जाता है या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है। तो आप लोग सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बता दिया गया। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को लगे कि इन्फॉर्मेटिव है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये दोस्तों थ्योरी में भी पूछा जाता है और आप लोग का इसके रिलेटेड जो है, इस मेथड से रिलेटेड मैथ भी पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग दोस्तों हर एक चीज को बारीकी से समझते चले। और दोस्तों यहाँ पे ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन को डाल दिया गया, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग को 5 मार्क्स वाले में ही दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे से डिटेल से समझते हैं, जिससे आप लोगों का थ्योरी भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए और इससे रिलेटेड जो मेथड है वो भी आप अच्छे से समझ जाएं, और 5 मार्क्स का जो मैथ पूछा जाएगा उसे भी आप लोग आसानी से बना के आ सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो प्रोडक्ट मेथड है इसी को हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। प्रोडक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है वैल्यू एडेड, आप किसी चीज में कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जोड़ती है वो हमारी राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में। ये क्या बताता है, हम किसी चीज में कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और वो किस में जाके जुड़ती है, वो हमारे राष्ट्र आय में जुड़ती है, नेशनल इनकम में जुड़ती है। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग कुछ चीजें सिंपल एकदम एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे आपके कच्चा माल दैट मीन्स दोस्तों रॉ मटेरियल में कितना वैल्यू, मूल्य का योग एडिशन हो रहा है, वह अंतिम फाइनल गुड्स बन रहा है, इसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड के रूप में जानते हैं। जैसे कच्चा माल का बात करें तो मान ले हमारे पास आलू है, क्या है दोस्तों, आलू यानी पोटैटो है। तो हम लोग ले लेते हैं, मार्केट चलते हैं हम लोग, ठीक है, आ ले चलो तुझे सब्जी मंडी में, जहां हम लोग क्या खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं, पोटैटो खरीदते हैं। ठीक है, 100 रुपए का आलू ले लेते हैं। ठीक है, हमको क्या बनाने का मन कर रहा है, चिप्स खाने का मन कर रहा है और चिप्स बेचने का मन कर रहा है। ठीक है, जो भी कीजिएगा आप लोग, लेकिन हम लोग यहाँ पे मार्केट का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग पे फोकस करेंगे। तो हम लोग मार्केट चले गए हैं, हमने ले लिया 100 रुपए का आलू, ठीक है, जो कि क्या है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करके इससे हम बनाएंगे पोटैटो चिप्स। क्या बनाएंगे भाई, पोटैटो चिप्स। ठीक है, तो यहाँ पोटैटो चिप्स बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ा दोस्तों, आलू। तो जो सामान, जिस चीज को बनाने के लिए जरूरत पड़ा वो मेरा क्या है, रॉ मटेरियल। तो यहाँ रॉ मटेरियल क्या हो गया दोस्तों, आलू। कच्चा माल क्या हो गया, आलू। रॉ मटेरियल को इंग्लिश में आपका कच्चा माल कहते हैं। ठीक है, तो यह उत्पाद विधि हमें यह बताएगा कि यहां आलू के मूल्य में कितना एडिशन योग हुआ, आलू का मूल्य यानी वैल्यू में कितना योग हुआ, एडिशन हुआ। ठीक है, मान ले पोटैटो चिप्स जो है वह उसको बनाने में टोटल कीमत जो हम लोग का यहाँ पे कितना आ गया, 200 रुपये, कुछ 200 रुपये का पोटैटो चिप्स जो है बना है वो 200 रुपये का। 100 रुपये में हमने क्या किया था दोस्तों, वेट, 100 रुपये में हमने आलू खरीदा और इसका जो है ये पोटैटो चिप्स बना कितने का, 200 का। कितने का बना, 200 का। तो हम यह बता सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें किसका, आलू का। ठीक है, पहले आलू 100 रुपये का लाए, उसको प्रोसेस किए, प्रोसेसिंग किए, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो चिप्स बना उसको मार्केट में हम 200 रुपये में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 200 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाने वाला कौन है, यही आलू यानी रॉ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ ये पता चला कि 100 रुपये का आलू था जिसे चिप्स बनाने के बाद कितना में बिक रहा है, 200 रुपये में। कितना बिक रहा है दोस्तों, 200 रुपये में बिक रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 100 रुपये का एडिशन हुआ। इसमें कितना का एडिशन हो गया दोस्तों, 100 का सामान 200 में, यानी कितना का वैल्यू बढ़ा, 200, 100 का। कितना का वैल्यू बढ़ने देखने को मिला दोस्तों, 100 का वैल्यू जो है इसमें ऐड हुआ। ठीक है, तो इसे हम उत्पाद विधि अथवा मूल्य वृद्धि विधि, प्रोडक्शन आउटपुट मेथड के रूप में हम जानते हैं, वैल्यू एडेड के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो यानी याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारे मध्यवर्ती वस्तु है, इंटरमीडिएट गुड्स है, रॉ मटेरियल है, उनके वैल्यू में कितना एडिशन हो रहा है वो हम जो है जानेंगे उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड या मूल्य
वृद्धि विधि वैल्यू एडेड मेथड में। ठीक है, अब हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ चुका होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग को आंसर क्या लिखना है, क्योंकि ये 3 मार्क्स में पूछा गया है तो इसका आंसर भी लिखना है और इसका फॉर्मूला भी लिखना है। तो इसको हम लोग अब अच्छे से और समझ लेते हैं, अब आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। और ये जो दोस्तों है पूरा प्रोसेस कितने साल का होता है, पूरा 1 साल का रिकॉर्ड हम इस पे देखते हैं। ठीक है, तो एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है, लेखा वर्ष होता है, उस पर हम बात करेंगे इसका। ठीक है, तो जो कि 12 महीने का होता है। आप जानते हैं अप्रैल से लेकर आप लोग का ये स्टार्ट होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक। ठीक है, टोटल 12 महीना। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि में एक लेखा वर्ष में एक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में प्रत्येक उत्पाद इकाई का अंशदान जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, जो कि एग्जाम्पल के थ्रू से आप लोगों को बताया गया। इन प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय एडिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट टू द आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, लेखा वर्ष को इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटिंग ईयर, याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो आप नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर है, इसमें और भी कुछ मैथड्स है जिसको आप लोगों को पढ़ना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार जैक बोर्ड के एग्जाम में यही फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, यही ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी एक्सपेंडिचर मेथड भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, आप लोग को 3 मेथड पढ़ना है दोस्तों एग्जाम के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय आय मापन के जो है 3 विधियाँ हैं, 3 मेथड्स हैं। ठीक है, पहला है मूल्य वृद्धि विधि, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, दूसरा जो आपको पढ़ना है दोस्तों, आगे मैं वीडियोस लाऊंगा आप लोग के डिमांड पर, वो है आय विधि इनकम मेथड। ठीक है, और तीसरा जो है मेथड दोस्तों वो है व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड। इसको कॉपी में नोट करके रखिए, इसको आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि इस बार जो है सिलेबस में कोई कमी नहीं किया गया है दोस्तों। पिछले साल जो है एक्सपेंडिचर मेथड जो है व्यय विधि को हटा दिया गया था, लेकिन इस बार आप लोग को टोटल बुक से पूछा जाएगा, तो आपको तीनों मेथड का नॉलेज होना चाहिए। एक मेथड तो अभी आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मूल्य वृद्धि विधि का अर्थ तो आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्ट्स है जिसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी हमने लिख दिया है दोस्तों, देख सकते हैं GVAMP इक्वल्स टू क्या होता है, GDP-MP। ठीक है, मूल्य वृद्धि विधि से हम लोग सर्वप्रथम जो है GVAMP प्राप्त होती है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, बाजार मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि। ठीक है, इसे ही हम जो है GDP-MP के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, GDP-MP कहते हैं, जिसका जो नाम याद रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, दोनों का मीनिंग दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट करता है, तो यहाँ पे समझ जाना आप लोग के लिए जरूरी है। ठीक है, GVAMP इक्वल्स टू GDP-MP। ठीक है, ये आप लोग लिख दीजिएगा आंसर के नीचे। अब दोस्तों इसमें कुछ स्टेप्स है जो कि आप लोग लिखना जरूरी है, क्योंकि मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम लोग दोस्तों स्टेप्स को देख लेते हैं। तो इसमें कुछ सम्मिलित चरण है दोस्तों, याद रखिएगा स्टेप्स है। सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों, मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। पहला, उत्पादक उद्यमों की पहचान एवं वर्गीकरण करेगा, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस। दूसरा जो है दोस्तों, सकल मूल्य वृद्धि का अनुमान। अभी मैंने बताया इसमें सबसे पहले हम लोग को सकल मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाना पड़ता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एस्टिमेशन करना पड़ता है, और उसके बाद जब ये पता चल जाता है तो हम फाइनली जो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं, नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो था इसका स्टेप्स। अब दोस्तों इसमें कुछ जो है रूल्स में कठिनाई भी है, जिसको आप लोग को सॉल्व करना है, और इसका बारे में 5 मार्क्स वाला पूछा जाएगा तब इसको लिखिएगा, अदरवाइज इसको लिखने का जरूरत नहीं है। 3 मार्क्स वाला, लेकिन ये पूछा ही जाएगा 5 मार्क्स वाला में। अगर 5 अंक वालों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 3 मार्क्स वाले में ये लिखना नहीं है, 3 मार्क्स वाले के लिए जो आगे मैं बताने वाला हूँ उसको भी लिखिएगा, लेकिन ये जानना जरूरी है इस मेथड के लिए, तभी आप इससे रिगार्डिंग जो मैथ पूछा जाएगा वो आप लिख सकते हैं। इसमें कठिनाई क्या है दोस्तों, यदि मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाए तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब आप बोलिएगा सर ये दोहरी गणना क्या है, तो यदि राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुओं के साथ
मध्यवर्ती वस्तु की जो है को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कि 50 रुपये का आटा था। कितना का था दोस्तों? 50 रुपये का आटा, और उससे हम बनाए ब्रेड। क्या बना दिए? ब्रेड, जो कि बना कितना का? 60 रुपये। कितना का दोस्तों? 60 रुपये। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे? अब हमने इन दोनों का मूल्य अगर क्या कर दिया, 50 और 60 मान के 110 कर दिया, तो ये चीज़ तो गलत होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोनों का मूल्य 110 रुपया लगा दें और कहें कि राष्ट्रीय आय 110 रुपया हो गया, तो यह डबल काउंटिंग हो जाएगा, क्योंकि जो इस 60 रुपये है दोस्तों, इसी में ऑलरेडी 50 रुपया इंक्लूड है। इसी में क्या है? 50 रुपया इंक्लूड है। यानी इससे जो हमने प्रोसेस करके बनाया, इसका मूल्य में कितना का वृद्धि हुआ था? केवल 10 का हुआ था, जबकि हमने इस डबल काउंटिंग करके क्या कर दिया? 110। और इसको अगर आप कहेंगे ऐसा कैलकुलेटिंग करके कि ये नेशनल इनकम में शामिल होगा, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए इकोनॉमिक्स को डिटेल से पढ़ना जरूरी है, ताकि आगे जो है आप लोग काम आ सके। अगर आप लोग इसी में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के इकोनॉमिस्ट भी बनेंगे, और आगे चल के आप लोग जो है बजट जो अभी पास हुआ उसको भी समझेंगे, और भी बहुत सारा सोशल इश्यूज होता है। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स में पकड़ होगा तो आप सोशल इश्यूज को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्या लिखे हैं, इफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस आर इंक्लूडेड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग विल अराइज। अभी आपने समझा कि इसके वजह से डबल काउंटिंग भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का भी बिल्कुल उपाय है। ठीक है, तो दोहरी गणना से समस्या से बचने के लिए अंतिम उत्पाद विधि तथा मूल्य वृद्धि के तहत गणना की जाती है। अभी मैंने बता दिया था, जो पहला एग्जाम्पल आलू और चिप्स वाला दिया था कि 100 रुपये का आलू था जिसको प्रोसेस करके 200 रुपये का जो है चिप्स बना। ठीक है, तो यानी इसमें कितना का वैल्यू ऐड हुआ दोस्तों? 200। क्या हमने इसको 300 कहा था? नहीं ना। तो इसमें कितना का वैल्यू ऐड हुआ? 100 का जो आलू था उसको प्रोसेस करके बनाए तो 200 का चिप्स बना। तो इससे पता चला कि हमारा जो वैल्यू ऐड हुआ इसमें कितना? 100 का। ठीक है, तो यही नेशनल इनकम में शामिल होगा, ना कि 100 और 200 एक साथ जोड़ दिए 300 कर दिए, वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या कहा गया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रारंभिक वाला जो है कच्चा माल और अंतिम उत्पाद के बीच जो है आप लोग का रिलेशन को जानना जरूरी है, तभी आप इसका गणना को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया द कैलकुलेशन इज डन अंडर द फाइनल प्रोडक्ट मेथड एंड द वैल्यू एडिशन अवॉइड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इससे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते दोस्तों, ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बता दिया। इसको अगर 5 अंक वाला पूछा जाए क्वेश्चन तो ये जरूर लिखिएगा, लेकिन जो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्या इसका मैथमेटिक्स का जो रूल है वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा मेरे साथ। दोस्तों इसका अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे मूल्य वृद्धि विधि, उत्पाद विधि, सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसमें आप लोग को पता चलेगा क्या? जीडीपी, एमपी। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो उत्पाद का अंतिम मूल्य आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया रहेगा, उससे क्या करना है? मध्यवर्ती लागत यानी इंटरमीडिएट जो कंजप्शन वैल्यू है उसको माइनस कर देना, तो आपको पता चल जाएगा जीडीपी एमपी। ठीक है, क्या पता चल जाएगा? जीडीपी एमपी जो है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जीडीपी एमपी दैट मीन्स मैंने ऑलरेडी बताया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि ये दिया हुआ ही नहीं रहता एग्जाम में। ठीक है, तो उसका दूसरा रूल भी दिया रहेगा, आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इसको आप दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये दिया ना रहे तो जरूर उस क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? कुल बिक्री, स्टॉक में परिवर्तन और मध्यवर्ती उपभोग दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला उन सब से भी हम बना सकते हैं। कुल बिक्री दैट मीन्स दोस्तों सेल, टोटल सेल्स जो है उसमें आपको क्या करना है? स्टॉक में परिवर्तन को ऐड कर देना है, यानी चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, और उसमें से माइनस कर देना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू को। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे चेंज इन स्टॉक भी ना दिया रहे तो क्या करें? तो चेंज इन स्टॉक ना दिया रहे तो ये भी इजी है निकालना। क्या करना है आपको? स्टॉक में परिवर्तन जो है उसको निकालने के लिए, चेंज इन स्टॉक को निकालने के लिए अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक को माइनस कर देना है। चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक से अगर ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो चेंज इन स्टॉक आपका निकल जाएगा। तो इससे आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस से आप जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब दोस्तों आपका जीडीपी एमपी कैलकुलेट हो जाएगा तब आप आसानी से निकाल सकते हैं घरेलू आय, एनडीपीएफसी। क्या निकाल सकते हैं? एनडीपीएफसी निकाल सकते हैं। ठीक है, एनडीपीएफसी दोस्तों इसका मतलब क्या होता है?
अब जब GDP-MP निकालने के बाद घरेलू आय जो है आप यहाँ पे NDP-FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। उसको निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, सिंपल, GDP-MP जो आपका निकला हुआ था उससे आपको डेप्रिसिएशन और NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना है। ठीक है, घरेलू आय जो है इसको करने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख दिया है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, इसको कहेंगे। उसमें से आपको डेप्रिसिएशन को कहता है मूल्य ह्रास, और NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को क्या करना, माइनस करना है। तो आपका निकल जाएगा क्या, NDP-FC जो है निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब ये आपका निकल गया, अब बिंदास रहिए, आपका आंसर आने वाला है नेशनल इनकम, जो कि आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है दोस्तों, नेशनल इनकम निकालना है। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो घरेलू आय है उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ऐड कर दीजिएगा। अब कैसे कीजिएगा, NDP-FC तो ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, NDP-FC क्या किया है, ऑलरेडी आपने अभी निकाला हुआ है। उसमें बस आपको ध्यान देना है कि विदेशों से शुद्ध साधन प्राप्त आय जो है, शुद्ध साधन आय दिया हुआ है या नहीं। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, और NDP-FC तो आपने देखा कि कैसे कैलकुलेट करके निकाला गया, इसको हम क्या कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इस मेथड के थ्रू से नेशनल इनकम जो है निकाल सकते थे। ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये अगर आप लिख देते एग्जाम में तो तय मानिए आपका 5 अंक कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस से हम लोग मैथ का भी प्रैक्टिस करेंगे आने वाले वीडियोज में। तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है दोस्तों ये क्वेश्चन, जो कि आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा बार सवाल में पूछा गया और मैंने अपने कई वीडियोज में इसके बारे में बताया हुआ, आप लोग प्रीवियस ईयर के जो है वीडियोस देख लीजिएगा। यहाँ पे जो क्या कहा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, मुद्रा के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी 3 मेन फंक्शंस ऑफ मनी। तो सबसे पहला है विनिमय का माध्यम होता है। ठीक है, आप जानते हैं आप लोग मनी रहेगा तो ही आप लोग जो है कोई भी चीज़ का खरीद बिक्री कर सकते हैं। एक चीज़ को दे के दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ये क्या है, मूल्य का मापक है। यहाँ पे लिख दिया गया डिटेल में, आप लोग इसको आसान भाषा में लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों देख सकते हैं क्या है, गौ में मूल्य का संचय। ठीक है, तो 3 अंक के लिए आप 3 पॉइंट लिखेगा तो इनफ था दोस्तों, लेकिन आप लोग को जो है और भी पॉइंट्स बता दिया जा रहा है ताकि आप लोग जो है एग्जाम में अच्छे से लिख सके, 5 मार्क्स वाले पूछा जाए तो भी। ठीक है, मूल्य का संचय यानी जानते हैं धन के मुद्रा के रूप में आसानी से संचित किया जा सकता है, हम लोग रिजर्व करके रख सकते हैं। मुद्रा को, मूल्य को हानि किए बिना हम लोग संचित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद वाला पॉइंट जो है दोस्तों याद रखिएगा, 4 पॉइंट में बता दे रहा हूँ, भावी भुगतान का आधार। ठीक है, तो यहाँ पे भावी भुगतान का आधार जो है साख आज की आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का रक्त जीवन बन चुका है। जितना ज़्यादा आप लोग के पास जो है इसको क्या कर सकते हैं, भावी जो है आप जान सकते हैं कि हमको आगे चल के क्या करना है, किसी चीज़ के लिए काम करना है तो उसको आप जो है अपना आधार बना के सेविंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो करोड़ों सौदों को तत्कालीन भुगतान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें सोच के रखते हैं, उस हिसाब से हमें उन चीज़ों का भुगतान करना पड़ता है, जो तारीख वाइज तारीख जो है हम लोग भुगतान करते हैं। ठीक है, तो देनदार का यह वादा करते हैं कि भविष्य में किसी तारीख पर भुगतान करेंगे। जैसे आप अगर दूध लेते हैं तो दूध वालों को हर दिन हम लोग क्या देते हैं, पैसा नहीं, हम लोग एक डेट दे देते हैं कि इस तारीख को आप लोग को दूध वाले का पैसा देना है। फिर आपको जो है बिजली बिल है उसका भी एक डेट निर्धारित किया हुआ है, उस समय में आपको उसका पैसा देना है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए जो है आप एक तय समय में जो है इसका भुगतान करते हैं। उन स्थितियों में मुद्रा भावी भुगतानों के आधार के रूप में कार्य करती है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि मुद्रा को सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, यानी ऑल ओवर जो है हर एक कंट्री का अपना एक प्रिंट होता है, अपना करेंसी होता है, जिसको हर जगह पे वैल्यू दिया जाता है। जैसे हम लोग के इंडिया का है रुपीज़। ठीक है, रुपी नोट जो है हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं, तो उसको कहीं भी ले जाते हैं, हम लोग कुछ भी चीज़ खरीद बिक्री कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, ये सर्व माइनस स्वीकृति प्राप्त है, हर जगह इसका वैल्यू है, इसका मूल्य स्थिर रहता है, ये टिकाऊ तथा समरूप होती है। ठीक है, इसको आप लोग लिख देना है जो पॉइंट्स बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा गया, फंक्शन मनी का, मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा गया है, दूसरा लिखा गया है यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये यूनिट ऑफ वैल्यू के रूप में भी जो है हम लोग को मदद करता है। तीसरा दोस्तों देख सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आसान भाषा में लिखा गया है।
इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समग्र मांग के घटकों को लिखिए, ठीक है। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो समग्र मांग का घटक आप लोग ऑलरेडी जो है मैंने बताया हुआ है इससे पिछली वीडियो में भी कि कंपोनेंट्स ऑफ जो है एग्रीगेट डिमांड, जो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं ना, तो समष्टि अर्थशास्त्र में जो है कुल वर्ड को यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे कुल वर्ड की जगह जो है समग्र का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? समग्र का। टोटल की जगह हम किसका यूज करते हैं? एग्रीगेट का। किसका यूज करते हैं? एग्रीगेट का। याद रखिएगा, कभी भी समष्टि अर्थशास्त्र जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहां कुल शब्द का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे यूज किया जाता है हिंदी में समग्र और इंग्लिश में एग्रीगेट, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट एक्चुअली टोटल को ही बताता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे टोटल ना लिख के क्या लिखते हैं? एग्रीगेट, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में पूछा गया है। तो एग्रीगेट डिमांड का जो है घटक के बारे में पूछा गया है। तो एग्रीगेट डिमांड का घटक क्या होता है? एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। एडी इक्वल्स टू क्या होता है? सी प्लस आई। तो सी आखिर क्या है दोस्तों? गृहस्थ अथवा निजी उपभोग को हम सी के रूप में डिनोट करते हैं। निजी निवेश को हम मांग को जो है आई से डिनोट करते हैं, और वस्तु एवं सेवाओं के लिए सरकारी मांग को हम जी से डिनोट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, शुद्ध निर्यात मांग को जो है x माइनस एम से डिनोट करते हैं। तो आपका फाइनल जो है यहाँ पे फंक्शन देखने को, घटक जो है आपको देखने को मिल रहा है, कंपोनेंट क्या है? एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। अब इंग्लिश में भी हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इंग्लिश में क्या है। पहला मैंने बताया कि द मैन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला है हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजम्पशन, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, जिसको आई से डिनोट करते हैं। तीसरा है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, जी से डिनोट करेंगे। नेट एक्सपोर्ट डिमांड को एक्स माइनस एम से डिनोट करेंगे। फाइनली जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कंपोनेंट को इस तरह से हम लोग फंक्शन के रूप में दिखा सकते हैं, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। अब इसको एक एक चीज को आप लोग डिटेल से मैं बता देता हूँ, आप लोग उसको नोट करते चलिएगा। पहला इसका जो अगर घटक का बात करें, अभी हमने पढ़ा गृहस्थ अथवा निजी उपभोग मांग, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे जो है आसान भाषा में लिखा गया, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, आप लोग को मालूम है, भोजन, कपड़ा, आवास जो है इसमें देखने को मिलता है, फर्नीचर, चिकित्सा सेवाएं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में घुमा के पूछ दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर जो है निजी निवेश मांग, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग याद रखिएगा, एक अर्थव्यवस्था जो है, एक अर्थव्यवस्था निवेश से विकास करती है। निवेश मांग तथा ब्याज दर में संबंध को निवेश मांग फलन इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं दोस्तों, अगला जो लिखा गया है यहाँ पे, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए सरकारी मांग, गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है स्कूल, परिवहन, अस्पताल, सड़कें, बिजली सम्मिलित होता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप किसी चीज को याद रखे ना रखे, आप लोग एग्जाम्पल को याद रखिएगा, बाकी तो आप अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं शुद्ध निर्यात मांग, जिसमें अधिकतर स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, जिसका हम यहाँ पे दिखाए निर्यात को एक्स से दिखाते हैं और आयात को एम से दिखाते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट को यहाँ पे एक्स से और इंपोर्ट को एम से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसके द्वारा जो हम क्या दिखते हैं, यह विदेशी विनिमय दर, व्यापार की शर्त, व्यापार नीति, भुगतान को संतुलन स्थिति आदि पर क्या होता है, निर्भर करता है। तो यह फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक। चलिए, इसको हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, या आप लोग पीडीएफ चाहेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके। आप लोग अभी ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड नोट्स और कई जैक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट भी वहाँ पे डायरेक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे पहला मैंने बता दिया प्राइवेट हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड के बारे में, जिसको सी से डिनोट करते हैं, जिसमें आप लोग को एग्जाम्पल बता दिया गया। दूसरा जो था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, इसके बारे में बताया गया, जिसको आई से डिनोट करते हैं। तीसरा जो है हम लोग चलते हैं उसको देख लेते हैं। तीसरा जो है पॉइंट दोस्तों वो है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देख सकते हैं क्या है, नेट एक्सपोर्ट डिमांड, जिसमें आप यहाँ पे एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को जो है शो करके दिखा सकते हैं। एक्सपोर्ट को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, और इंपोर्ट को एम से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑलरेडी ये वीडियो मैं बना चुका हूं, आप लोग का डिमांड रहेगा कि सर इस पर और सेपरेट अलग से वीडियो बनाइए, तो आप लोग को बना दिया जाएगा, ठीक है। समय काफी कम है, हम लोग को आगे और क्वेश्चंस करनी है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बिल्कुल ही कुछ सेकेंड्स या मिनट्स में आप लोग इसको कैलकुलेट करके 3 मार्क्स अपने नाम कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है यदि MPC का मान 0.75 है तो गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। इफ द वैल्यू ऑफ MPC इज 0.75 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो दोस्तों ये जो है मैंने ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस वीडियोस देखिएगा वहाँ पे कई सारा क्वेश्चंस कराया हुआ है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, टेंशन वाली बात नहीं है। एक होता है MPC और एक होता है MPS, ठीक है। तो यहाँ पे MPC के बारे में पूछा गया है, पहले आपको समझना जरूरी है आखिर ये भाई MPC क्या है, ठीक है। MPC को हम लोग जो है दोस्तों कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्या कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो है दोस्तों ये जो गुणांक है, यहाँ पे जो गुणांक देख रहे हैं, गुणांक और MPC के बीच संबंध को जो जरिए जो है आपको इसका मैथ को बनाने के लिए कहा गया है। गुणांक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप जानते हैं रूल क्या होता है, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब MPC दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला होगा। और मल्टीप्लायर को जो है ये जो गुणांक है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? K से। गुणांक को ही इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लायर और डिनोट करते हैं K से। किससे डिनोट करते हैं? K से, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो है जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आप नीचे कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो गुणांक को जो है हम लोग K से डिनोट करते हैं और यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला होगा, जब MPC दिया रहे तो फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, ठीक है। 1 की जगह 1 पुट किए, माइनस की जगह माइनस, और MPC का वैल्यू कितना दिया है? 0.75 पुट किए। 1 रुपया में से 1.00 से, ठीक है, जिसमें से आपको कितना माइनस करना है? 0.75। कितना माइनस करना है? 0.75 माइनस करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो कितना आएगा? 0.25। कितना आएगा दोस्तों? 0.25, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने 0.25 तो लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है? इसको पॉइंट को हटाना है यहाँ से। तो पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1। पॉइंट का मतलब क्या होता है? 1। और पीछे जो है K संख्या है, 2 संख्या, तो कितना जीरो बैठेगा? 2 जीरो, ठीक है। यानी पॉइंट हट चुका है। 1 को 100 से गुना करोगे तो क्या होगा दोस्तों? 100। कितना होगा? 100, ठीक है। यानी पॉइंट हट चुका है। तो अब नीचे गोटा गोटी जो है आप देख सकते हैं कितना बचा? 25। अब 25 को जो है 25 का पारा में 100 जो है के बार में आता है? 4 बार में कट गया, तो आपका आंसर कितना निकला? 4। कितना निकला दोस्तों? 4। तो बिल्कुल ही ये करेक्ट आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसानी से आप इसको आंसर को दे सकते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ अगर 0.75 है तो आपका आंसर 4 आया। अगर आप लोग बताइएगा, कैलकुलेट करके नीचे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 0.8, क्योंकि ये 0.8 वाला क्वेश्चन काफ़ी बार जैक बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। अगर 0.8 कर दें MPC का वैल्यू तो आप लोग नीचे ये कैलकुलेट करके आप हमें इंस्टाग्राम में भेजिएगा, जिनका सही होगा उन्हें रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क रहा। 0.8 आप लोग को दिए हैं क्वेश्चन, यहाँ पे 0.75 था जो कि मैंने बताया। आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं है, खाली वैल्यू चेंज किए, 0.75 की जगह 0.8 कर दिए। आप लोग नीचे जो है कमेंट भी कर सकते हैं कितना आंसर आया, और जो इंस्टाग्राम में जुड़े हुए वो इंस्टाग्राम में जाके हमें डायरेक्ट भेज सकते हैं इसका आंसर को। जिनका करेक्ट होगा उन्हें रिप्लाई दिया जाएगा, जिनका गलती होगा उन्हें सुधार करके फिर से बताया जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम में भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आशा करते दोस्तों आज का वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। काफी लंबा वीडियो हो गया। इसके बाद और एक नया पार्ट आएगा जो कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताया जाएगा। हालांकि आज जितना भी क्वेश्चन बताया गया आप लोग को 3 मार्क्स नहीं 5 मार्क्स के लिए भी तैयार कर दिया गया है। तो जैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछे आप लोग को छूटने वाला है नहीं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। दोस्तों ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का जो यहाँ पे आईडी दिया गया है। नीचे दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके विजिट कर लीजिएगा। जैक से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये ट्विटर अकाउंट का भी हैंडल दिया हुआ, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर है वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग अपना सॉल्यूशन बना के आप लोग यहाँ पे भेज सकते हैं हमें, और भी कोई डाउट हो तो आप अपने सवाल जवाब को पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।